सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाएँ घट रही हैं या दुर्घटनाएँ घट रही हैं। कल राज्यसभा का जो सदस्य वहाँ से चुना जाना था, कांग्रेस का प्रत्याशी था अभिषेक मनु सिंघवी क्षमा कीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने उन्हें अभिषेक मनु सिंघवी कह दिया, क्योंकि जब आप उन्हें अभिषेक मनु सिंघवी बोलेंगे तो लोगों का ध्यान भूतकाल में कुछ जो घटी हुई घटनाएँ उनकी ओर चला जाता है, इसलिए मुझे उन्हें अभिषेक मनु सिंघवी नहीं बोलना चाहिए था, अभिषेक मनु सिंघवी बोलना चाहिए था और इसके लिए मैं एक बार पुनः क्षमा याचना करता हूँ कि भविष्य में उन्हें अभिषेक मनु सिंघवी नहीं बोलूँगा, अभिषेक मनु सिंघवी ही बोलूँगा। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी को चुना जाना था और पीस ऑफ केक होना चाहिए था, बड़ा आसान था क्योंकि कांग्रेस के पास वहाँ की सरकार है, सत्ता है और उनके 40 विधायक या एमएलए हैं और 3 निर्दलीय भी थे जो उनका सहयोग कर रहे थे। अब मेजॉरिटी के लिए उन्हें 35 चाहिए थे, क्योंकि टोटल जो वहाँ पर कुल संख्या है वो 68 विधायक हैं, जिनमें से 34 आधा आंकड़ा होता है और 1 अधिक या आप 35 पे चले जाते हैं तो आप बहुमत में आ जाते हैं। तो 40 है, यानी 5 तो ज़्यादा थे ही, प्लस 3 इंडिपेंडेंट भी उनके पाले में थे। लेकिन जिस समय वोटिंग होनी थी, उस समय 6 कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी का समर्थन कर दिया और परिणाम ये हुआ और जो 3 इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने भी बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि टाई हो गया, दोनों को 34-34 वोट मिले और फिर लॉटरी सिस्टम से जो बीजेपी का प्रत्याशी था, वो विजयी घोषित होकर अब राज्यसभा का सदस्य बनेगा। अब आप पहले मुझे ये बताइएगा कि ये आपको विस्मयकारी लगता है कि नहीं लगता कि जो पार्टी सत्ता में बैठी है और जिसके पास अच्छा बहुमत है, वो हार जाती है? या दूसरा जो अचंभा है कि इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपना एक वक्तव्य दिया और उन्होंने बहुत दुख जताया कि जो लोग पिछली रात उनके साथ डिनर कर रहे थे, वो बात कर रहे थे इन्हीं 9 विधायकों की, 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय, कि उनके साथ बैठे डिनर कर रहे थे और अगले दिन सुबह उनके साथ ब्रेकफास्ट भी करते हैं और फिर वोटिंग के समय उन्हें धोखा दे देते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि इससे मुझे बड़ा धक्का लगा और मुझे एक नया सबक सीखने को मिला, साइकोलॉजी का एक नया लेसन उन्हें सीखने को मिला। तो ये अधिक अचंभित करता है आपको कि अभिषेक मनु सिंघवी जी को इस तरह का ज्ञान हुआ कि वो नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, या ये अधिक अचंभित करता है कि कांग्रेस वहां से पराजित हुई? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा अवश्य मुझे। तो लेकिन अभी कहानी इतने पे समाप्त नहीं होने वाली है। एक तो जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जब वो जजों की नियुक्ति करते थे और उनकी नियुक्ति करने के लिए विशेष रूप से जो महिला जज होती थी, उनकी बहुत सारी सेवाएं लेते थे, जिनकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर सकते भी नहीं, क्योंकि हम तो सभ्य समाज के लोग हैं और सम्मानित परिवार से आते हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जी ने ऐसा किया और फिर वो नैतिकता की बात भी करते हैं। या इससे अधिक अचंभित करने वाला आपको ये लग सकता है कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी चुन लिया। ये भी हो सकता है, ये भी एक अचंभा करने वाली बात हो सकती है कि जो नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा से अपना प्रत्याशी बनाते हैं। तो पर अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि आज और घटनाएं घटित हो रही हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर जो वहां के मंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, जो कांग्रेस द्वारा चुने गए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विक्रमादित्य सिंह है इनका नाम, और ये आपको ध्यान होगा कि जो पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री होते थे वीरभद्र सिंह, जो बड़े वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उनके सुपुत्र हैं। और इनका कहना है कि जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखदेव सिंह सुक्खू जी, उन्होंने जो विधायक हैं उनकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप वो आहत हो गए हैं और उन्होंने अब अपना त्यागपत्र दे दिया है। अब संभावना क्या है कि क्या सरकार गिरेगी? तो सरकार गिरने की संभावना बहुत प्रबल हो गई है, क्योंकि कल भी एक कट मोशन आया था, जिसे कटौती प्रस्ताव कहा जाता है,
लेकिन वो स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन संभावना ये है कि आज पुनः या आज कल में कटौती प्रस्ताव फिर से आएगा। अब कटौती प्रस्ताव क्या होता है? ये हमारे विधायकों और सांसदों को मिली हुई एक शक्ति है, या आप ये कह सकते हैं कि उन्हें मिला हुआ एक अधिकार है, जिसका उपयोग करके वो सरकार द्वारा जो प्रस्तावित बजट होता है या कोई फाइनेंस बिल होता है, उसका विरोध कर सकते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि यदि कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वो लगभग अविश्वास प्रस्ताव के समान ही होता है। लगभग क्यों? वो अविश्वास प्रस्ताव के समान ही होता है, क्योंकि कटौती प्रस्ताव पारित होने का अर्थ ये होता है कि सरकार के पास अब अपना बजट पास करवाने का विश्वास भी सदन में नहीं है। और एक बार सरकार ने विश्वास खो दिया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब वो अल्पसंख्यक हो गई है, उसके पास संख्या बल नहीं है, और अब उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं बचा है। यदि सदन के सदस्यों को सरकार का कोई भी प्रपोजल, कोई पॉलिसी, कोई ग्रांट है बजट में, वो पसंद नहीं आती, उस पर उन्हें आपत्ति होती है, तो वो ऐसा कट मोशन या प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव सदन में ला सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो मैं शेयर कर लेता हूं। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसे कहते हैं डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, दूसरा होता है इकोनॉमिक कट, और तीसरा होता है टोकन कट। तो जो पहला है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, उसमें जब कोई असहमति जताता है अपनी और वो प्रस्ताव लेके आता है, तो वो प्रस्ताव करता है कि इस बजट में से 1 रुपया कम कर दिया जाए। इसे बोला जाता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, कि मैं इस पॉलिसी से ही सहमत नहीं हूं और सिंबॉलिक ढंग से उसमें केवल 1 रुपया कम करवाने के लिए प्रस्ताव रख रहा हूं। दूसरा होता है जैसे इकोनॉमिक कट कहते हैं। इसमें जो निधि कम की जाएगी, जो उसमें से पैसे कम किए जाएंगे, उसका कोई एक निश्चित अमाउंट नहीं होता। उसमें क्या करते हैं कि अगर सरकार ने कोई ग्रांट उसमें डाली है अपने बजट में, तो आप उसका विरोध करते हैं और आप उसमें बहस कर सकते हैं, बहस के लिए प्रस्ताव लाते हैं। क्योंकि कभी भी आप प्रस्ताव लाएंगे तो उस पर बहस तो होनी है। तो आप बोलते हैं कि इस ग्रांट में मुझे लगता है, जो संसद में लेके आएगा जो सदस्य, वो बोल सकता है कि मुझे इसमें ऐसा लगता है कि 10,000 रुपए की या 1,000 करोड़ की कटौती होनी चाहिए। तो इसमें अमाउंट फिक्स नहीं होता। ऐसे कट को बोलते हैं, ऐसे कट मोशन को बोलते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। तीसरा होता है टोकन कट। अब टोकन कट में क्या होता है? सारी कहानी तो वही की वही है कि आपको पॉलिसी या ग्रांट पसंद नहीं आ रही, तो आप एक कट मोशन लेके आए हैं। अब आप उसमें 100 रुपए की कटौती का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो आप एक तरह से, एक प्रतीकात्मक है, नाम से ही पता लग जाता है, टोकन कट के प्रतीकात्मक है। हम इस बजट में से, इस प्रोविजन में से 100 रुपए कम करवाना चाहते हैं, तो ये होता है टोकन कट। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि जिस दिन उस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है, उससे 1 दिन पहले आपको सदन में ये नोटिस देना होता है, और फिर स्पीकर ये डिसाइड करता है कि इस प्रस्ताव को वो अनुमति देगा इस पे चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए, या नहीं देगा। तो यदि ये आज अब आता है, तो क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है कि जो आंकड़े हैं वो अब बहुमत वाली स्थिति में कांग्रेस के पास नहीं प्रतीत हो रहे, और आज जो विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद और भी ज्यादा इसमें लोगों की रुचि जग रही है, और हो सकता है कि हिमाचल की सरकार आपको गिरती हुई दिखाई दे। तो आज शाम तक पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यदि संभव हो तो सामने QR कोड है, उसे स्कैन करके आप हमें सहयोग कर सकते हैं। नमस्ते।